जो जद्दोजहद है आज की डेट में, जब अगर आप बात करेंगे, मैं छोटी सी एक डेटा लेके आया हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि डेटा भी दिखाया जाए। तो लगभग 14 लाख नए केसेस आए हैं कैंसर के। अगर आप डायबिटीज़ की बात करेंगे तो लगभग 40 लाख डायबिटीज़ पेशेंट हर साल के हिसाब से कंटिन्यू ऐड होते जा रहे हैं। कंटिन्यू आपका जो हाइपरटेंशन की पेशेंट्स है वो कंटिन्यू ऐड होते जा रहे हैं। आपका जो हार्ट डिजीज़ है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। हम ये नहीं प्रूव कर रहे हैं पहली बार कि वी हैव एनी एविडेंसरी प्रूफ ऑफ दिस डेटा कि ये स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से जुड़े। लेकिन ये बहुत हद तक हर रिसर्च पेपर में आता है कि कहीं ना कहीं एक एट्रीब्यूट हो सकता है कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस जो आज की डेली लाइफ की जद्दोजहद है वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है इससे। हमारे पास कुछ ऐसा एविडेंटरी प्रूफ नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस टॉपिक को समझा जाए और कहीं पे अगर किसी आदमी को उसको हेल्प कर सकता है तो उसको हेल्प करें। तो डॉक्टर नेगल, सबसे पहली चीज़, क्रॉनिक स्ट्रेस और स्ट्रेस, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस हमारी बॉडी का अडेप्टिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द डिमांड्स एंड प्रेशर्स ऑफ लाइफ। जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल होता है, बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है ना। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि जो जिसको स्ट्रेस हो रहा है वो वीक है या वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इसको मैनेज करने के लिए, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, हर किसी को स्ट्रेस होता है ना, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस आता है। और हर जो डिफरेंट स्ट्रेसेस होते हैं डिफरेंट पीपल के लिए, है ना। तो जैसे किसी को करियर के रिलेटेड होगा, किसी को रिलेशनशिप्स के रिलेटेड होगा, किसी को वर्क लाइफ के रिलेटेड होगा, किसी को फ्यूचर के रिलेटेड होगा, है ना। तो हर किसी के लिए वो डिफर करता है। स्ट्रेस हमारी बॉडी का अडेप्टिव रिस्पॉन्स है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक, और स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारा सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जो स्ट्रेस होता है वो हमें अलर्ट बनाता है ना, हमारी एनर्जी को एनहांस करता है, हमारे परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। ठीक है, ऑप्टिमल लेवल तक। पर जैसे ही स्ट्रेस अपने ऑप्टिमल लेवल को क्रॉस कर जाता है उसके बाद हम बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होने लग जाती है, फिर वो हो जाता है प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, तो स्ट्रेस में बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जैसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस सिस्टम होता है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। ये सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स स्ट्रेस के टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनालिन हो गया, नॉर एड्रेनालिन हो गया, है ना। तो कॉर्टिसोल का जैसे कि हमने लास्ट टाइम का फंक्शन डिस्कस किया था, एड्रेनालिन का भी हमने लास्ट टाइम फंक्शन डिस्कस किया था। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म होता है ये इसलिए होता है ताकि आपके बॉडी जो भी आप किसी भी सिचुएशन को, जो भी आप ऐसा थ्रेट परसीव कर रहे हो, उसमें आप एडजस्ट कर पाओ, उसमें आप अडेप्ट कर पाओ। तो जब हम ये बात करते हैं कि हम क्रॉनिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस आइडेंटिफाई होती है क्रॉनिक स्ट्रेस से, तो आपका जो यानी जो सिस्टम है जो इमरजेंसी मोड पे है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका जो एनर्जी है, जो आपका ग्लूकोज लेवल है, आपको जो जहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बॉडी विल पम्प दैट एनर्जी टू दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कि आपके हाथों में, पैरों में, दैट विल क्रिएट सम एनर्जी कि हाँ ठीक है, आप उसके लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं। तो जब कंटिन्यूस स्ट्रेस परसिस्ट हो रही है, इट विल ऑल्सो हैम्पर योर इम्यूनिटी सिस्टम। बिल्कुल, बेसिकली अगर आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कार होती है ना, कार का एक अलार्म सिस्टम होता है ना। तो जैसे ही आप दूसरे की कार को टच करते हैं वो अलार्म सिस्टम रिंग करने लग जाता है एंड कुछ टाइम बाद बंद भी हो जाता है ना। कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाता, ये होता है स्ट्रेस। कार को स्ट्रेस हुआ, अलार्म सिस्टम बच गया, उसके बाद अपने आप स्टॉप हो गया। लेकिन यहाँ पे अलार्म नहीं बजा। यहाँ पे क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या हो रहा है ना कि एक बहुत तेज हवा भी चल रही है ना तो भी अलार्म सिस्टम बज रहा है, एक लीफ भी गिर रहा है ना कार के ऊपर तो भी बहुत ज़्यादा अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना, और वो बंद नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है कि जो स्ट्रेस है वो आपका परसिस्ट कर रहा है ना, क्रॉनिक स्ट्रेस इज परसिस्टिंग। तो जो भी आपके जो बायोलॉजिकल सिस्टम थे विच वो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो कंटिन्यूसली एक्टिवेट होते जाएं। अच्छा, पहले के टाइप पे हम इसको फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स बोलते थे, अभी तो फ्रीज एंड फॉन भी बोला जाता है। अभी वो चीज़ अभी न्यूरो साइंस में अब उसको एलिस्टासिस बोलता है। तो एलिस्टासिस का मतलब होता है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी थ्रू चेंज।
जब भी कोई थ्रेट या चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, हमारी बॉडी का क्या काम होता है? एलोस्टेसिस मेंटेन करा, स्टेबिलिटी मेंटेन करना। उसके लिए उसको बॉडी में जो भी चेंजेस लाने पड़े, है ना, जो भी बायोलॉजिकली उसको चेंजेस लाने पड़े, वह उसको बस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है? एक बॉडी में एलोस्टैटिक लोड हो जाता है, कंटिन्यूसली वियर एंड टियर हो रहा है। अच्छा, यानी अगर बाय द वे कभी कभी मैंने सुना था कि जो क्रैम्प्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादातर जब मिडिल एज में आपको क्रैम्प्स आते हैं या फिर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है या वो सारी चीज़ें, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्ट्रेस। हो सकता है, वन ऑफ द फैक्टर क्रॉनिक स्ट्रेस बिल्कुल हो सकता है। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था कि कोई भी कुछ भी स्ट्रेस होता है तो हमारे जो कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, जैसे एचपीए एक्सेस हो गया, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस, वो एक्टिवेट हो जाता है ना। जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब मान लीजिए कि क्रॉनिक स्ट्रेस है, इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम का क्या होगा? वो तो क्रॉनिकली एक्टिवेटेड नहीं है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस की अगर हम बात करें, है ना, तो उसमें हाइपोथैलेमस सीआरएच रिलीज करेगा, पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा, पिट्यूटरी फिर रिलीज करेगा एसीटीएच, वो ट्रिगर करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड आपको रिलीज करेगा कॉर्टिसोल। देखिए पहले के टाइम पे हम उसको फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स बोलते थे, है ना। अभी के टाइम में आप जो कंटेम्प्रेरी न्यूरोसाइंस है उसमें एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टैसिस। एलोस्टैसिस का मतलब होता है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी थ्रू चेंज। तो बॉडी का क्या काम होता है कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे ताकि कोई भी चेंजेस करने पड़े उसको, उसके, है ना। चेंजेस कहाँ के? हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारे इन्फ्लेमेटरी जो फंक्शन होता है उसमें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी को क्रॉनिक स्ट्रेस हो रहा है तो उसके बॉडी में एक एलोस्टैटिक लोड क्रिएट हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूसली उसके बॉडी में वियर एंड टीयर्स होता रहेगा, ठीक है। तो जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल थे आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो हमारी बॉडी के जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, क्रॉनिक स्ट्रेस में वो क्रॉनिकली एक्टिवेटेड रहे, है ना। तो जैसे कि स्ट्रेस में जो आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस जो था, है ना, वो एक्टिवेट हो रहा था। उसके एक्टिवेशन से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा था, कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होगा? कॉर्टिसोल आपका परसिस्टेंटली रिलीज रहेगा, है ना, परसिस्टेंटली रहेगा आपकी बॉडी को। कॉर्टिसोल का क्या काम होता था कि वो आपके बॉडी में ग्लूकोज को इन्हांस करता था, ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी क्रिएट करता था, है ना। तो वो कैसे करता था? इंसुलिन को सप्रेस करके, है ना, या फिर ग्लूकोन्यूजेनेसिस करके, ठीक है। बाकी नॉन एसेसिव फंक्शंस को भी वो सप्रेस करके रखता था। कॉर्टिसोल का ये काम होता। अब आप मान लीजिए किसी को क्रॉनिक स्ट्रेस हो रहा है ना, तो उसके बॉडी में तो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी बढ़ती रहेगी, है ना। तो ऐसे में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम दूसरे मैकेनिज्म की बात करें जिसको हम बोलते थे सिंपैथेटिक एड्रिनल मेडुलरी सिस्टम, सैम सिस्टम इसको हम बोलते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। इसका क्या काम होता है? तो ये एक फास्ट स्ट्रेस रिस्पॉन्स करता है, ये रिलीज करता है एड्रिनलिन। तो दिस वाज वेरी यूजफुल हिस्टोरिकली। जैसे कि मैंने बताया उस टाइम पे अर्ली ह्यूमंस जैसे हंट करने जाते थे, उनके सामने कोई वाइल्ड एनिमल हो गया, सपोज वाइल्ड एनिमल आ गया, उस टाइम पे क्या होता था? सैम सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता था, एड्रेनलिन रिलीज करता था ताकि आप फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कर पाए। अभी के टाइम पे हम अगेन उसको एलोस्टैसिस बोलते हैं कि स्टेबिलिटी बस लेकर आ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि सैम सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा, नॉर्मली जो एक्टिवेट होता है, एड्रेनलिन आपका रिलीज हुआ। एड्रेनलिन क्या करेगा? आपका हार्ट रेट बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, है ना। जो ब्लड है सर्कुलेट करके आपके मसल्स की तरफ वो डिविएट करनेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि क्रॉनिक स्ट्रेस है तो सैम सिस्टम में सिंपैथेटिक ओवरलोड हो जाएगा फिर हमारी बॉडी में, है ना। एड्रेनलिन कंटिन्यूसली रिलीज होता जाता। तो नॉर्मली जो सिस्टम होता था ऑन होता था, जो नॉर्मली जो सिस्टम था ऑन ऑफ, उसके बाद रिकवरी हो। इसमें और नहीं है। इसमें रिकवरी नहीं हो रही ना, इसमें ऑन हो रहा है, पार्शियली बीच बीच में ऑफ हो जाता है, फिर दोबारा से ऑन हो जाता है ना। रिकवरी तो हो ही नहीं रही। और एड्रेनलिन का क्या काम होता था? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना, हार्ट रेट बढ़ाना, है ना। अगर ये कंटिन्यूसली अगर आपको नहीं रहे तो इससे कार्डियोवास्कुलर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। 2 मिनट। तो यानी आपका कहने का मतलब ये है, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये दोनों जो पॉइंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी आप कह रहे हैं कि बेसिकली अगर आप डायबिटीज़ की बात करेंगे या फिर आप हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे या फिर आप जो हार्ट अटैक या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की बात करेंगे, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन, मोर और लेस कोरिलेशन है स्ट्रेस। है, बिल्कुल है।
तो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से ये जो क्रॉनिक इलनेस जो डिजीजेस होती हैं उनका काफ़ी हद तक कोरिलेशन रहता है, रिस्क फैक्टर रहते हैं, है ना? तो ये तो चलो हमने कार्डियोवास्कुलर रिस्क की बात की हमने और मेटाबॉलिक डिजीजेस की बात की। इसके अलावा जैसे कि और क्या होता है स्ट्रेस में, हमारा जो स्ट्रेस में जो हमारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स होते हैं, है ना? जैसे IL-6 हो गया और TNF अल्फा हो गया, जो कि इन्फ्लेमेशन में हमारी हेल्प करते थे, वो भी स्ट्रेस के टाइम पे बढ़ जाते हैं, फिर आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ी। बढ़ जाती है। इसका भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि जब अर्ली ह्यूमंस हंट करने जाते थे तो फॉर एग्जांपल उनको कुछ मूड क्रिएट हो गया, तो उस टाइम पे इन्फ्लेमेशन वाज रिक्वायर्ड ताकि हाँ, उन जगह की हो जाए, ब्लड इकट्ठा हो, अब थक्का जम जाए उस सब से। तो वो सर्वाइवल के लिए ना मतलब सर्वाइवल के लिए एसेंशियल था वो चीज़, है ना? वो चीज़ अभी भी होती है। हमारी बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? एक्यूटली अगर हो तो फिर एक्सपाइन वो वापस से बहुत बार हो जाता है, वापस से वो अडेप्ट कर जाता है, ठीक है? लेकिन अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है तो क्या होगा? हमारे कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जैसे IL-6 हो गया, TNF अल्फा हो गया, वो रिलीज होता जाएगा वापस, ठीक है? तो आपका एक तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहा है, You are more prone of disease. मोर प्रोन टू डिजीजेज है ना? इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो रहा है, आपका इवन जो अब आपकी कंटिन्यूसली क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो अगेन बॉडी को रिकवरी का कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, तो कहने का मतलब ये है जो डॉक्टर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपको कि अगर आप फिट आर्मी भी हैं और आपको क्रॉनिक स्ट्रेस अभी शुरू हुआ है या थोड़े सिम्टम्स लग रहे हैं या आप उसको फेस कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट ओनली स्टॉप टू हेयर, इट विल क्रिएट फर्दर प्रोग्रेशन ऑन क्रॉनिक डिजीज। बिल- करेक्ट। तो अगर आप टाइम पीरियड की बात करें जैसे क्रॉनिक इज वेरी वेग टर्म, है ना? हम एक कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो हर बॉडी के लिए हर बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, नो हर किसी की बॉडी डिफरेंट। फिर कुछ लोगों को हो सकता है कि वो स्ट्रेस का पार्ट ही ना हो, लेकिन कुछ आदमी को स्ट्रेस होता है, बिल्कुल, कुछ लोगों को ऑफिस जाने के बाद स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है ऑफिस जाने पे। हाँ, है ना? तो क्रॉनिक स्ट्रेस भी अगर किसी की लाइफ में हो रहा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते अच्छा आपको 2 महीने बाद ऐसा हो जाएगा, 2 महीने बाद आप डायबिटीज डेवलप कर जाओगे, 2 साल बाद लाइफ नहीं बता सकते आप, बट कोरिलेशन बिल्कुल है, ठीक है? तो अगेन हमारा इम्यून सिस्टम भी सफ़र करता है, हमारा सिंपैथेटिक ओवरलोड हो रहा है बॉडी में, है ना? और उनको ज़्यादा चांसेस है कि आप दीजिए कैटर। तो तभी जो बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हमारे पास आते हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होता है ना, वो ऐसा बहुत कंप्लेन करते हैं कि बहुत सोमैटिक सिम्टम्स बहुत होते हैं उनको, जैसे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, बॉडी है, बॉडी पूरी एक कर रही है आपकी, है ना? एरती नहीं है, पैल्स पे किस तरीके से क्रैम्प्स। सिर भाई क्रैम्प्स भी हो रहे हैं, वो मसल टेंशन रहती है हमेशा, है ना? तो ये सारा न्यूरो बायोलॉजिकल है ये सारा, है ना? वो खुद से बना के नहीं बोल रहा है वो ये या झूठ नहीं बोल रहा है वो, है ना? ये न्यूरो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजिकली ऐसा हो रहा है कि और वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अगर आप देखा जाए तो कितनी बारी कैंसर का प्रोग्रेशन भी कर सकता है। यहाँ पे रोकना चाहूँगा क्योंकि ये तो बेसिकली कुछ स्टोरीज हैं जो हमारी भी है, बहुत सारे लोगों की भी है, जुड़ी भी। तो इसमें डॉक्टर साहब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी जोड़ना चाहता हूँ कि आज की डेट में जब हम लोग कैंसर की बात करते हैं तो बहुत एक स्टिग्मा तो जुड़ी ही है इसके बारे में कि कैंसर को हम किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से लेते हैं। तो हम तो वैसे देखते हैं जिसको कैंसर हो गया उसका तो चांसेस बहुत कम है। मेरे हिसाब से या जो भी अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें कि कोई इविडेंटली प्रूफ या कोरिलेशन अभी तक नहीं आया है कि स्ट्रेस एंजाइटी से कैंसर होगा ही होगा, इस तरीके की चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से कि सपोज कीजिए कि किसी को कैंसर है, उसकी रिकवरी में स्ट्रेस किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, ये हार्मोन्स किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी रिकवरी में ये क्या रोल प्ले करते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए पहले तो जो कैंसर होता है और जो मेंटल हेल्थ इशू होती है ना, दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, ठीक है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब दोनों ही एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ऑलरेडी कैंसर है ना? तो कैंसर एक ऑलरेडी अपने आप में ही बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल फैक्टर है ना? ऑलरेडी वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट कर रहा है। हो सकता है पहले उस इंडिविजुअल को कभी भी कुछ स्ट्रेस ना रहता हो, अभी उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो क्रॉनिक स्ट्रेस
और नहीं, इसमें एक चीज़ हो रहा है जो मैं जोड़ना चाहूँगा, इसमें आदमी यही सोचता है मेरे को ही क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सामने आ जाता है कि मेरे को ही क्यों हो रहा है। तो ये भी तो स्ट्रेसर ही है। बिल्कुल बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है यहीं पे। तो फिर उस टाइम पे बहुत रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी पेशेंट किसी भी इंडिविजुअल को अगर कैंसर है, उस टाइम पे आप बिल्कुल सपोर्टिव थेरेपी बिल्कुल प्रोवाइड करना चाहिए उनको, है ना। कोई नहीं कैंसर का पेशेंट होता है,